समय 7:11 हो चुका है, मेरा समय स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल शांत बना कर रखें, समझे ना। आज हम लोग सोशल साइंस का सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, समझे कि नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें सबसे पहले ये तस्वीर नजर आता होगा आप लोगों को, और लोगों को लग रहा है कि ये तस्वीर आखिरकार क्या चीज है। ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शा रहा है। ये तस्वीर पूरे यूरोप की जो है राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र को कैसे लाया गया इसके बारे में पूरा चर्चा हुआ है, समझे कि नहीं। इसके जरिए से आप बढ़िया से समझ पाएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे उदय किया गया, कि राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, यूरोप क्या है, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और पूरी तरह से कंप्लीट यूरोप का हम लोग बायोग्राफी हम लोग अपने दिमाग में लोड कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस तस्वीर के सारे से, ठीक है। इस तस्वीर में देखिए बहुत कुछ बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए गॉड है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक गॉड है, ये सभी यहाँ पर जितना भी ये तस्वीर में कुल मिलाकर के 4 तस्वीर इसमें ऐड किया गया है। एक तस्वीर आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर में कुल मिलाकर के कितना है, 4 तस्वीर, कितना 4 तस्वीर इसमें लोड किया गया है। 4 तस्वीर का एक श्रृंखला बनाई गई है। 4 तस्वीर की श्रृंखला कैसे बनाई गई है आप लोगों को समझाते हैं। पहला तस्वीर देखिए यहाँ से ऊपर वाला चित्र, ये आपका फर्स्ट तस्वीर है, पहला तस्वीर, ये नंबर 1 तस्वीर, ठीक है। पहला तस्वीर ये आपको नजर आ रहा है। दूसरा तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे, देखिए ये आपका है दूसरा तस्वीर, ये सेकंड तस्वीर है, ठीक है ना। और एक तीसरा तस्वीर जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो लाइन में जो खड़े हैं बहुत सारे लोग, सभी लाइन में कतार में, लग रहा है कि कहीं रैली निकल रहा है, नहीं लग रहा है, ये तीसरा तस्वीर है। और एक चौथा तस्वीर भी आपको नजर आएगा जो आपका नीचे में है, एक मिनट, हल्का जोर से उठेगा, नहीं हो उसको पहले हम चले। चौथा तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये आपका चौथा तस्वीर, यहाँ पर कूड़ा कचरा देखिए आपको नजर आ रहा है, ये कूड़ा कचरा, ये चौथा नंबर का तस्वीर है। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये लाइन आपका जो है वो तीसरा नंबर का तस्वीर है, और ये चौथा नंबर का तस्वीर है। इसमें 4 तस्वीर की एक श्रृंखला बनाई गई है, समझे कि नहीं। अब बताइएगा ये श्रृंखला बनाया किसने है, तो इस श्रृंखला को बनाने वाले महापुरुष का नाम है फ्रेडरिक सरियू। क्या नाम है उनका, फ्रेडरिक सरियू। ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। इन्होंने तस्वीर बनाई कब, 1848 ईस्वी में बनाई तस्वीर। और इस तस्वीर में क्या बनाया है कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे जन्म हुआ, कैसे राष्ट्रवाद को यहाँ पर जन्म लिया, और देखते देखते आज हम पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद का जो फैला कैसे, इसका शुरुआत यूरोप से ही हुआ था, समझे कि नहीं। यह व्यक्ति कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का। कलाकार था, कलाकार मतलब आर्टिस्ट, कलाकार जिसके अंदर में कला होती है, वो अपनी कला को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके, हर एक लाइन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया, कहा गया है कि इस तस्वीर में 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 तस्वीरों की एक श्रृंखला बनाई है। इसमें उसने अपने सपनों का संसार को रचा है। कहने का मतलब अपने सपनों का संसार, किसने, फ्रेडरिक सरियू ने अपने सपना, यानी उसका एक सपना था। क्या सपना था, कि पूरी दुनिया में राजशाही तंत्र खत्म हो जाना चाहिए, यही उसकी सपना था। और उन्होंने इस प्रकार से एक तस्वीर भी बनाया था, और उस तस्वीर में क्या, उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया में कैसे संसार हो, जनतांत्रिक, और कैसी संस्था को, सामाजिक गणतंत्र। सामाजिक गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर यहाँ जनतांत्रिक का मतलब होता है कि जन का मतलब होता है जनता, है ना, और तांत्रिक का मतलब होता है कि जनता का सरकार, है ना। और
जनता अपनी सरकार को खुद चुने और उसको गणराज्य बनाए, अपना नियम खुद तैयार करे। इस प्रकार का उसका एक सपना था, किसका? फ्रेडरिक सैल्यूट का। और इसी सपना को इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। अब देखिए, आज कहिएगा सर ये कौन सी नई बात है, ये तो आज सचमुच में हो रहा है। आज आपको लग रहा है, लेकिन आज से लगभग 1848 के समय में जब जाइएगा ना, पीछे जब बैक फ्लैश में आप जाइएगा ना, तो वहां पर एक ऐसी दुनिया थी, एक ऐसा माहौल था जो चारों ओर राजशाही तंत्र का माहौल था। वहां पर सभी राजा, सभी देश में राजा हुआ करते थे, समझे कि नहीं? उस समय इन्होंने श्रृंखला बनाई। अब कहेगा सर ऐसा श्रृंखला बनाया तो इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं लग रहा। मान लिया जाए सपोज दैट अभी आपको हम बोल दें, अभी हमारे देश में कैसी राजा है, हम लोग जनता वोट देकर जिताते कि नहीं? वोट देकर के हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वोट देकर के हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। अगर मान लिया जाए हम एक ऐसा तस्वीर अभी बना दें जिससे लगेगा कि ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसी तस्वीर? मान लिया जाए हम अगर बोल दें अभी के समय में कि जो आदमी मैट्रिक पास कर जाएगा उसको एक नौकरी मिल जाएगी, क्या ये संभव है? संभव है? नहीं है संभव। मतलब जो आदमी मैट्रिक किसी तरह से पास कर गया उसको एक नौकरी मिल जाएगी, एक बंगला मिल जाएगा, एक फ्लैट मिल जाएगा, एक मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी। कौन देगी गाड़ी? सरकार देगी। ऐसा अगर हम कह दें तो आप लोग बोले कि सर ये असंभव चीज है, ये हो ही नहीं सकता। नौकरी पाने के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है, बर्बाद भी हो जाता है बहुत सारे लोग, है कि नहीं? बहुत सारा मतलब नौकरी पाने के लिए इतना आसान नौकरी नहीं है अभी के समय में। और अगर हम कह दें कि इस जमाने में कि नहीं जो मैट्रिक पास करेगा उसको सरकार ऐलान कर दिया है ये मिलेगा, सारा चीज मिलेगा, नौकरी मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा उसको, और एक गाड़ी मिलेगा 4 व्हीलर्स, है ना? तो कहेगा सर ये असंभव है। तो यही असंभव तस्वीर को इन्होंने बनाया था, क्योंकि उस समय राजतंत्र होना एक असंभव माना जाता था। कब? 1948 के समय में, समझे कि नहीं? उसी समय इन्होंने बनाया। लेकिन आज देखिए राजतंत्र है कि नहीं है? उसका सपना आज पूरा हो गया। किसका? फ्रेडरिक सैल्यूट का सपना आज पूरा हो गया। हो सकता है मेरा भी सपना पूरा हो जाए। हमने जो बोला था जो मैट्रिक पास करा उसको सबको नौकरी, उसको सबको बंगला, उसको सबको गाड़ी मिल जाएगा, 4 व्हीलर घूमने के लिए, है ना? पूरा जिंदगी खुशहाल रहेगा सब लोग, समझे कि नहीं? ऐसा तस्वीर इन्होंने बनाया था जो कभी संभव हो ही नहीं सकता था उस समय। एक उंगली से नहीं हो जाएगा। चलिए उंगली का सहारा नहीं लेंगे हम लोग, अपनी सहारा पेन। इस श्रृंखला में क्या बनाया था देखिए। अब इस श्रृंखला की बात करते हैं। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। पहला चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र के सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए जा रहा है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्र और महिला के रूप में प्रदान किया करते थे। कहने का मतलब क्या है? ये आगे पीछे नहीं होता है, लाइट दिखा जा रहा है। इस तस्वीर को हम बार-बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक तस्वीर में देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया था, वहां पर एक अमेरिका का, यूरोप और अमेरिका का लोग दिखाया गया था। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए, सभी लोग कैसे झंडा की तरह से दिखाया गया। और इसमें महिलाएं भी शामिल है, बहुत सारे स्त्री पुरुष सभी शामिल हैं, और एक लंबी कतार में लोग चल रहे हैं। और क्या? स्वतंत्रता की जो प्रतिमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा कौन थी? जो दूसरा नंबर की तस्वीर बताए थे। दूसरा नंबर की तस्वीर क्या था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली जो तस्वीर था, समझे कि नहीं? वो दूसरा नंबर की जो तस्वीर था। पहला नंबर की तस्वीर भगवान को दिखाई थी जो ऊपर में था। दूसरा नंबर की तस्वीर जो आपका क्या था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला दिखाई थी। तीसरा नंबर की तस्वीर लाइन का कतार, और चौथा नंबर की तस्वीर ये कूड़ा कचरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर में आप लोग देखिएगा कि पहला नंबर दूसरा नंबर क्या है। तो उसमें क्या है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा को जो वंदना करते हुए जा रहे हैं लोग। और यहाँ पर आपको ज्ञानोदय का मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में देखिएगा एक वंदना की जो किताब है, मसाल है। और इसमें क्या है? ज्ञानदेव, यानी कि ज्ञान की जो किताब वहां पर है, जानकारी की किताब है, ज्ञान यानी कि बुक है वहां पर जिससे ज्ञान मिल रहा है। और दूसरे में मनुष्य को के अधिकारों की घोषणा पत्र है। उसका दूसरा हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। थोड़ा सा तस्वीर ही दिखा देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रहा है, ये जो तस्वीर है, यहाँ पर एक हाथ में मसाल लिया हुआ है कि नहीं? मसाल लिया हुआ है। और यहाँ पर क्या? ज्ञान का मसाल है, ज्ञान का मसाल है। ठीक है,
और दूसरा हाथ में यहाँ पर क्या है, लोगों का अधिकार का किताब है ना, लोगों की अधिकार, लोगों की जिसमें अधिकार मिलता हो, इसकी किताब यहाँ पर दिया हुआ है। कहने का मतलब तो इसका संविधान का है, संविधान की किताब है। कौन सी किताब है? संविधान की किताब है। कुछ गड़बड़ उसमें लग रहा है क्या? कुछ गड़बड़ उसमें लग रहा है क्या? और चेक कर दीजिए, लड़का नहीं दिख रहा है। हैं? रेड का नहीं दिख रहा। ओ हाँ सही बात है, रेड कलर में दिख रहा है। कौन सा कलर कर दे? ब्लू कर से देखिए कौन सा जो दिखेगा। एक मिनट, ब्लू है वहाँ कलर में हाँ वो कलर हो जाएगा, वो लास्ट में जाएगा ये आ जाएगा, लेकिन कलर दिखेगा नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको, हम ये दिखा देते हैं। रेड कलर नहीं दिख रहा तो ब्लैक दिखेगा, ब्लैक तो और नहीं दिखेगा, तो वाइट दिख रहा है। व्हाइट दिखेगा। देखिए मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। हाँ यहाँ पर सही बात। दिखेगा, देखिए ज्ञान का मसाल दिख रहा है, हाँ ठीक है। दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिखेगा, हम जहाँ पर उसका फंडा है। चलिए, नहीं दिख रहा था ना, इसको चलो हटा देते हैं, इसका फिर से लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक मसाल है, और यहाँ पर क्या है, लोगों का अधिकार की किताब है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में लोग, यहाँ पर मसाल है, ज्ञान का मसाल। कैसी मसाल? ज्ञान की मसाल। और दूसरे हाथ में लोगों के अधिकार, लोगों के अधिकार का बुक, लोगों के अधिकार का बुक जो था, जिसको हम संविधान भी कह सकते हैं हम लोग, संविधान की किताब है। ये क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, समझे कि नहीं? इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। ये लोग क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो पास करते हैं, ये जो बॉर्डर, ये बाउंड्री को जो पार कर जाते हैं, उसको आजादी मिल रहा है। कहने का मतलब उसको आजादी मिल रहा है। किसको मिल रहा है आजादी? जो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहा है। यही आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो पार कर जाएगा वो आजादी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ झंडा है, वो झंडा को आजादी मिल चुका। ये आपका जर्मनी का सब झंडा है आपका, ये झंडा को यहाँ पर जैसे जाएगा इसको आजादी मिल जाएगा, इसको स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसीलिए ये लोग आजादी की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे में दूसरा झंडा भी है, ये भी आजादी के लिए वहां पर जाएगा, आजादी इसको भी मिल जाएगा। कहने का मतलब इन लोगों को अभी आजादी नहीं मिला है, लेकिन जो पार कर चुका उसको आजादी मिल गया। फ्रांस में, यूरोप में, पूरे यूरोप में सबसे पहली बार जो आजादी मिला था, सबसे पहली बार जो डेमोक्रेसी को लाया था, डेमोक्रेसी जो आया था, यानी कि लोकतांत्रिक जो गणराज्य आया था, वो कहाँ पर आया था? यूरोप में आया था, समझे? सॉरी, फ्रांस में आया था। कहाँ पर आया था? फ्रांस। सबसे पहली बार फ्रांस में ही लोगों ने आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और अपने देश को आजाद भी कराया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले कैसा था माहौल पूरे यूरोप में? ध्यान से समझिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या यहाँ पर? इसको थोड़ा कम कर देते। देखिए यहाँ पर जो उसके हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकार है। मनुष्य के अधिकार दिखा दें अभी आपको, का घोषणा पत्र है। और देखिए पहले जमाने में क्या था कि निरंकुश शासन था। कैसा शासन था? निरंकुश। निरंकुश मतलब समझ रहे हैं? जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। समझे कि नहीं? अंकुश का मतलब क्या था? कंट्रोल। जिस सरकार को, जिस व्यक्ति को कंट्रोल, जैसे देखे तो हम लोग कैसे जर्मनी 9 क्लास में देखे थे, जर्मनी का हिटलर को कैसे जो मन सो कर रहा था, उसको कोई कंट्रोल कर पा रहा था? नहीं, हिटलर को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे देश के लोगों ने ताकत लगाया, उसको जान से मार दिया, तभी उसको कंट्रोल कर पाया। अन्यथा ऐसे बोल के कंट्रोल नहीं कर पाता है। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब निरंकुश का मतलब होता है कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है और जो अपने मन में बुझा उसको करते रहेगा काम। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से जैसे निरंकुश शासन हुआ करता था पहले, इतिहास में एक ऐसी
राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रित और सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकार होती थी। कहने का मतलब क्या कि देखिए उस समय यूरोप में कैसी सरकार होती थी कि जो राजा कहेगा वही नियम बन जाएगा। राजा अपने सैनिक के बल पर किसी भी देश को लूट सकता है, किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को देश से निकाल सकता है। समझे कि नहीं? अगर राजा को लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारे लिए खराब है, उसको निकाल सकता है। आज हमारे देश में या तो किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या आज कोई भी देश नहीं कर सकता, कोई देश का प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति नहीं कर सकता कि तुम हमारे देश के व्यक्ति नहीं हो। जिसको यहाँ पर जन्म लिया है उसको अपने जन्म के आधार पर इस देश का नागरिक उसको माना जाता है। समझे? तो निरंकुश सरकार पहले हुआ करती थी, समझे कि नहीं? और निरंकुश सरकार को क्या किया गया? ध्वस्त किया गया, और ध्वस्त करके उसको नीचे में इसका जो से ये सब बिखरा हुआ, देखो ये सब नीचे में बिखरा हुआ है, यही उसका तस्वीर बना रहा है। और सेल्यू यानी कि वही फ्रेडरिक सेल्यू ने क्या किया? अपना एक यूटोपिया पेश किया, यानी कि कल्पना दर्श पेश किया। यूटोपिया का मतलब ये होता है जिसकी संभावना लोगों को नहीं रहती है, यानी कि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बना दिया था जिससे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी आ सकता है। क्या आ सकता है कि राजा साहब का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ लोगों की सरकार होगी। ऐसा उन्होंने तस्वीर 1848 में बना दिया था, समझे कि नहीं? उस समय ऐसा तस्वीर बनाया। और दुनिया में लोग अलग अलग राष्ट्र के समूह में बटे हुए थे, जिसकी पहचान उसके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक के होती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति कहीं आगे उसके जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं और संयुक्त राज्य उसका नेतृत्व कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड। देखिए कह रहा है कि इस तस्वीर में ये सारी दुनिया का नेतृत्व, यानी पूरी दुनिया जो आपका बना था, पूरी दुनिया जो आपकी बनी है, संसार जितना भी बड़ा है, उस सभी बड़ी संसार में इसका लीडर कौन करेगा? किसका लीडर? कि लोकतंत्र हर देश में रहेगा, हर देश के लोगों का शासन रहेगा। इसका लीडर कौन रहेगा? तो अमेरिका रहेगा। कौन रहेगा? अमेरिका लीडर रहेगा, अमेरिका। अभी देखे थे ना अमेरिका को जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबसे आगे, कि जो उस अमेरिका से क्रॉस कर जाएगा उसको आजादी मिल जाएगी। और दूसरा स्विट्जरलैंड। क्या आज हमारे देश में पूरी दुनिया का मालिक अमेरिका है कि नहीं है? बिल्कुल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ बना है? अमेरिका में ही बना है, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया पर हुकूमत अगर कहिए तो एक तरह से अमेरिका का अभी भी है, समझे ना? अमेरिका, लेकिन हाँ वो भी कंट्रोल में है, उसको निरंकुश नहीं कर सकते, कंट्रोल में है। वो चाहेगा किसी को तो देश को बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? वहां पर बहुत सारे देश उसका मेंबर बनता है, यूएन मेंबर। कहने का मतलब पूरी दुनिया को शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी यूएन बना है। क्या बना है? यूएन। इसी को कहा जाता है अमेरिका, इसको क्या? यूएन, यूनाइटेड नेशन। वही कह रहा है सेरियो जी महाराज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इस जुलूस का पूरा लीडरशिप कौन करेगा? जुलूस जो दिख रहा था आपको वहां पर जुलूस, इस जुलूस का पूरा लीडर कौन कर रहा है? अमेरिका। कौन कर रहा है? अमेरिका। ये चीज उसी समय बताते हैं। और दूसरा एक स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा अभी भी यूएन में क्या है आपका? पूरी दुनिया का कंट्रोलिंग पावर है, समझे ना? हाँ, कोई भी देश का आदमी, कोई भी देश का राजा या तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश को लड़ नहीं सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। इसके लिए जैसे पूरी दुनिया को एक अमेरिका उसका कंट्रोल कर रही है। और अमेरिका में बहुत सारे लोग, सभी देश के शामिल है लोग, इसी में कंट्रोल कर रही है। और इस प्रकार से जो क्या है नेतृत्व इसका कौन कर रहा है? अमेरिका। यही इसमें दिखाया जा रहा है। हम लोग तस्वीर की बात कर रहे हैं, तस्वीर में है। सब लोग अपनी पहचान, उसकी पहचान कैसे होता है? कपड़ों से हो रही है और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति कहीं आगे इस जुलूस को नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका और एक स्विट्जरलैंड। और तब तक राष्ट्र बन चुका था कौन? अमेरिका। यानी कि जिस समय ये तस्वीर बनाया गया था उस समय अमेरिका देश आजाद हो चुका था और वो एक गणराज्य बन चुका था। गणराज्य का मतलब वहां पर पब्लिक का सरकार आ चुका था, राजतंत्र खत्म हो चुका था वहां पर। कहां पर? अमेरिका में। फ्रांस जो कि क्रांतिकारी तिरंगा को पहचाना जा सकता है, इसकी प्रतिमा के पास है। उस प्रतिमा के पास एक फ्रांस का है जो क्रांतिकारी तिरंगे से उसको पहचान सकते हैं। फ्रांस, यहाँ पर जितने भी देश को पहचाना जा रहा है ना, उसको पोशाक से पहचान सकते हैं और झंडे से पहचाना जा सकता है। आज भी किसी भी देश को अगर पहचानता है तो झंडे से पहचान। हमारा शक्ल में थोड़े लिखा है कि हम इंडियन है कि नहीं? हम तिरंगा झंडा लेके जा रहे हैं तो ये इंडियन है ना? मान लीजिए हम तिरंगा झंडा लेके कहीं विदेश चल गए तो हमको ये थोड़े बोले कि इसका नाम जानने से पहले तिरंगा झंडा देख रहे हैं। तिरंगा झंडा कहाँ का है? तो इंडिया का, तो इंडियन होगा।
फ्रांस का झंडा फ्रांसीसी होगा, है ना। इंग्लैंड का झंडा होगा तो ब्रिटिश होगा, इंग्लैंड का अलग अलग झंडा रहता है। पाकिस्तान का झंडा रहेगा तो बोलोगे ये पाकिस्तानी है, वो अपना अलग झंडा। कहने का मतलब हर देश का पहचान के लिए झंडा की जरूरत होती है, और झंडा से ही वो अपने देश की जो आइडेंटिफिकेशन दे सकता है। ड्रेस से या तो नाम से किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन सा देश का होगा, पहचाना जा सकता है। आजकल देखिए भारत में भी इंग्लिश नाम रखता है, जॉन, इंग्लिश नाम मिलेगा आपको, भारत में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब इसको ले जाकर के इंग्लैंड में रख दो तो पता नहीं चलेगा कि जॉन इंग्लैंड का है कि इंडिया का है। उसको तिरंगा थमा दो, बोला हाँ ये इंडिया है, अब समझ में आ जाएगा। तो किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति को पहचान कहाँ से मिलती है, उसके देश से। इसी को कहता है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना इतना आदर्श है जिसका संभव लगभग होना असंभव है, यानी कि ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा हो ही सकता है, ऐसा मतलब संभव ही नहीं था उस समय। और उस समय इन्होंने इस यूटोपिया को जो है बनाया था। इसको इसमें और सारे कुछ है, देखिए यहाँ आज खत्म करिए देते हैं। उसके पीछे में कौन है, जर्मनी। जर्मनी उसके पीछे में जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लेकर के, यानी वो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके पीछे में जर्मनी है। इसके पीछे में तस्वीर में देखिएगा सबसे पहले फ्रांस है, उसके बाद और दूसरा देश है, इसके पीछे आपका जर्मनी है ना, जो काला और लाल झंडा लेकर हाथ में थामा हुआ। और यह दिलचस्प बात है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित किया था उस समय जर्मनी के लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा वो उस समय नहीं बना था। कहने का मतलब वो एक राष्ट्र नहीं बना था जर्मनी, उस समय आजाद नहीं हुआ था। उस समय हिटलर का मारकाट चलते रहा है कि नहीं। हिटलर का लड़ाई तो बहुत लास्ट तक चला है कि नहीं। हम लोग पढ़े थे 1930 में तो महामंदी आया था ना, बहुत उसको मारकाट पहुंच रहा था उसमें। और उस समय वह 1948 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासत और प्रजातंत्र संविधान का अंतर्गत राष्ट्र राज्य गठित करने के लिए चाह रहे थे। यानी कि जर्मनी में उस समय लोग चाह रहा था कि यहाँ पर भी एक प्रजातांत्रिक देश बने, यहाँ पर भी लोगों की सरकार बने, राजतंत्र को हटाया जा सके, राजतंत्र नहीं रहे, राजा का शासन नहीं रहे, लोगों का शासन रहे। ये चीज को जो है जर्मनी के लोग उस समय चाह रहे थे। जर्मनी के लोग के बाद ऑस्ट्रेलिया, दो सिलसिले राजशाही, एक है लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब लोग भी उसके पीछे शामिल हैं। और ऊपर से वर्ग के ईसा मसीह, यानी ऊपर से कौन है, एक स्वर्ग से, ऊपर के स्वर्ग से कौन कर रहे हैं, ईसा मसीह और संत और फरिश्ते, ये सभी का दृश्य दिखाया गया है। जो इस चीज को देख रहा है, क्या चीज को, कि चित्र में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए राष्ट्रों के बीच में भाईचारे का प्रतीक के रूप में कर, कहने का मतलब इस तस्वीर को बताया जा रहा है। तस्वीर में जो चार श्रृंखला थे ना, ऊपर में भगवान लोग आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को, ठीक है तुम आजादी हो जाओ, आजाद हो जाओ, है कि नहीं, अपना आराम से शांति से जिंदगी जियो। ऊपर से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। कौन कौन सा भगवान है, याद रखिएगा, एक ईसा मसीह है, संत है और फरिश्ते हैं। फरिश्ते है ना, मुस्लिम धर्म में होता है फरिश्ते, ईसाई मसीह क्रिश्चियन में होता है संत महात्मा, हिंदू धर्म में होता है। ये सभी महात्मा संत ईसा मसीह फरिश्ते लोग वहाँ पर सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस प्रकार की वो तस्वीर सरयू ने बनाए थे। इस अध्याय में ऐसे कई सवाल उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने इस चित्र में दिया हुआ। कहता है कि चित्र 1 में क्या दिया हुआ है, तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी 19वीं सदी के दौरान में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन के उभरा जिसमें सरयू की राजनीतिक और मानसिक जगत के भारी परिवर्तन ला दिया। कहता है कि जब देखिए ये तस्वीर बनाया गया है 1848 में, उसमें 19वीं सदी में, यानी कि उस समय फ्रेडरिक सरयू ने क्या किया था, एक ऐसा तस्वीर बनाया था जिससे लोग इसको देखा तो लोगों को एक आश्चर्यजनक मतलब लगने लगा। ऐसा भी कभी आ सकता है क्या कि पूरी दुनिया में जो सो क्या लोगों का सरकार होगा, पूरी दुनिया में राजतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी आ सकता है? क्योंकि उस समय राजतंत्र एक बहुत ही भयानक समस्या है, समझेंगे नहीं, राजा लोग बहुत ही परेशान करता था नीचे तबके के लोगों को। और इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय और साम्राज्य का स्थान पर राष्ट्र का उदय हुआ था। यूरोप में लंबे समय से
ऐसे आधुनिक राष्ट्र की गतिविधियों पर विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा था कि संप्रभुता का केंद्र शक्ति के है, लेकिन राष्ट्र राज्य न केवल शासकों के लिए बल्कि नागरिक का एक पहचान था और इसका भाव साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना का अनंत काल में नहीं थी, यह संघर्षों के नेताओं के लोगों में सरगर्मियों की निर्मित हुई थी। इस अध्याय में हम विविध प्रक्रियाओं का प्रकाश डालेंगे। इसके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद कैसे, कहने का मतलब इस तस्वीर के जरिए से बताया गया कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया और राष्ट्र राज्य के बारे में बताया गया। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये राष्ट्र राज्य क्या होता है और एक राष्ट्रवाद क्या होता है। लेकिन इस तस्वीर को हम लोगों ने वर्णन किया। इस तस्वीर में 4 श्रृंखला थी, 4 श्रृंखला में क्या क्या लोगों ने दर्शाया है। और इस तस्वीर को बनाने वाले फ्रेडरिक सेल्यू थे, 1848 में बनाए थे। इसमें जो तस्वीर में दिखाया गया कि भगवान लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आजादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, राजा महाराजाओं को जो क्या कर रहा है, ध्वस्त कर दिया, उसको पूरा हटा दिया पूरी दुनिया में। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा यूटोपिया दिमाग में एक तस्वीर बना दिया और इस प्रकार का साम्राज्य को उन्होंने कल्पना किया था। हालांकि इस प्रकार का साम्राज्य हुआ नहीं था उस समय, लेकिन आज देखिए हो गया है। हुआ कि नहीं? हर देश में देखिए राजा महाराजा कहीं नजर आ रहा है? अभी नहीं नजर आ रहा है। तो सरयू का जो कल्पना जो था वो अभी सच हो रहा है। अब देखिए सरयू उस समय इसको कल्पना कर दिया था और उसका सपना अभी साकार हो गया। कहने का मतलब इसी को कहा जाता है दर्शन शास्त्र, भविष्य को देखने वाला। उसको अंदाजा आ गया था कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय लोग जो है सो अपने सरकार को खुद चुनेगा, राजा का पावर नहीं रहेगा, राजा जो कहेगा वो नहीं बनेगा, लोग जो कहेगा वो बनेगा। ये सारा यूटोपिया इस चैप्टर में समझाया गया और कहा गया कि पूरे देश में राष्ट्र राज होगा। कैसा राज होगा? राष्ट्र राज और एक राष्ट्रवाद। राष्ट्र राज क्या है और राष्ट्रवाद क्या है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, हम लोग फ्रांस की क्रांति। समझेंगे नहीं? देखिए समझो, आपको सबसे पहले राष्ट्र राज बता देते हैं, इसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे। हम लोगों ने ऊपर में 2 चीज जाना, एक जाना राष्ट्र राज, देखिए यहाँ पर है राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र राज, राष्ट्र राज और एक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज क्या है? कहने का मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारा देश एक राष्ट्र राज्य देश है। कैसे हम लोग इसको मान सकते हैं? जैसे मान लिया जाए इंडिया है आपका, इंडिया मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है ना? इंडिया में पहले क्या था? एक ही देश है, लेकिन इस देश के अंदर में बहुत सारे एक देश है, इसमें बहुत सारा टुकड़े में बटा हुआ था। समझे कि नहीं? ध्यान से समझिए, राष्ट्र राज्य के बारे में बता रहे हैं। एक देश है, कोई भी देश, इंडिया हो या पाकिस्तान, कोई भी देश हो, एक देश है, उस देश में बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। समझे कि नहीं? यहाँ पर एक राजा है, एक राजा यहाँ है, एक राजा यहाँ है, सभी जगह अलग अलग राजा है और सभी राजा एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हर राजा चाहता है कि हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाए। समझे कि नहीं? और इसके लिए क्या करता है? संघर्ष करता है। ठीक है? तो कहने का मतलब कि यहाँ पर सभी राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है और लड़ाइयाँ लड़ रही है। इसीलिए तो इतिहास में इतना लड़ाई हुआ है। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र राज नहीं था, राष्ट्र राज यहाँ पर नहीं था। राष्ट्र राज का मतलब क्या होता है कि सब लोग अपना अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोग उत्सुक है और इसको कहते हैं राष्ट्र राज्य नहीं होना। राष्ट्र राज्य जब आ जाता है किसी भी देश में तो वो अपने बाउंड्री को नहीं बढ़ाएगा, अपनी बाउंड्री को वो नहीं बढ़ाएगा। कहने का मतलब जिसका बाउंड्री फिक्स है वही बाउंड्री पर उसको रहना है। अभी जैसे कि हमारा इंडिया है, अभी हमारा इंडिया जो है, इंडिया जो अभी आप देख रहे हैं, आज से नहीं बहुत साल से है, बहुत साल से है कि नहीं? इंडिया हमारा बहुत साल से है। और क्या यहाँ पर इतना बड़ा इंडिया है, क्या आने वाला समय में ये इंडिया का क्षेत्र बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र राज्य है। कैसी राज्य है? राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि जिसका बाउंड्री फिक्स रहता है, ऐसा देश जिसकी बाउंड्री फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर मान लीजिए एक साल में एक राजा आया तो इतना बड़ा साम्राज्य कर रहा है,
यही राजा अगर दूसरा उसका बेटा आएगा, हो सकता है कि इस साम्राज्य को, इतना बड़ा साम्राज्य को अपने साथ में मिलाएगा, इसको जीत लेगा और इसके बाद ये साम्राज्य इतना बड़ा हो जाएगा। पीछे कहानी में आप लोगों को बताते भी थे कि मान लो कोई राजा अपने राज्य में शासन कर रहा है, तो वो चाहता था कि मेरा राज्य थोड़ा सा बड़ा हो, समझे कि नहीं, ज्यादा इनकम कमाने के लिए, तो बहुत सारा देश को जीतता था वो। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र राज नहीं था, यहाँ पर बाउंड्री फिक्स नहीं था, किसी के पास कोई नियम नहीं था कि तुम्हारा बाउंड्री इतने बड़ा रहेगा, तुम इतने बड़ा में काम करोगे, नहीं, किसी का फिक्स नहीं था, सब कोई अपना बाउंड्री बढ़ाने के चक्कर में था। तो राष्ट्र राज जब विदेश में आया ना, तो इसका बाउंड्री फिक्स हो गया, इसी को कहते हैं राष्ट्र राज। कहने का मतलब राष्ट्र राज का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक देश जिसकी बाउंड्री फिक्स हो, जिसमें अपना संविधान हो, जिसमें अपना सरकार हो, और इसको फिक्स कर दिया कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा इसका बाउंड्री, है कि नहीं। जर्मनी को कैसे कर दिया तुम बाउंड्री नहीं बढ़ा सकता है ना, तुम्हारा देश को थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया, सब लोगों ने बात किया, बोला तुम बाउंड्री नहीं बढ़ा सकता, तुम सेना को नहीं आगे बढ़ा सकता। लेकिन जब हिटलर आया था, क्या उसका बाउंड्री फिक्स था? पूरा देश को बर्बाद कर दिया, अगल बगल रूस को आधा जीत दिया था, जीता था कि नहीं? ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र राज नहीं था, यहाँ पर क्या राष्ट्र राज जैसे नहीं था। जब राष्ट्र राज आ गया तो यहाँ पर जैसो इसका बाउंड्री फिक्स हो गया, अब की इसका बाउंड्री फिक्स हो गया, अब यहाँ पर राष्ट्र राज आएगा। अब समझ में आया कि राष्ट्र राज किसको कहते हैं? राष्ट्र राज जब किसी देश में आता है ना, तो उसको फिक्स हो जाता है उसका बाउंड्री, और उसका नियम बन जाता है कि जितना बड़ा आपका बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपका कभी नहीं बढ़ेगा, घट सकता है, अलग अलग टूट जाएगा देश तो घट जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसको कहते हैं राष्ट्र राज। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से सर्वे ने कहा था कि पूरी दुनिया में एक राष्ट्र राज होना चाहिए, राष्ट्र राज का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का झगड़ा यहीं से शुरू होता है। राष्ट्र राज नहीं है तो लोग अपना देश को दूसरा देश से जीतने के लिए, अपना देश को बढ़ाने के लिए, बाउंड्री को बड़ा करने के लिए लड़ाई करता है, और सबसे बड़ा जड़ वही है लड़ाई का। अगर देश में राष्ट्र राज आ जाएगा तो अपना बाउंड्री को नहीं बढ़ाएगा, जितना बड़ा फिक्स है उतने में रहेगा, सिमट के रहेगा। कम से कम बाउंड्री को बढ़ाने के लिए झगड़ा तो नहीं होगा क्या? अब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक होता है राष्ट्रवाद, कहिएगा राष्ट्रवाद, कहिए राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रराज तो समझ में आएगा, बाउंड्री फिक्स हो जाएगा, राष्ट्रराज। बाउंड्री फिक्स नहीं है तो राष्ट्रराज नहीं है। राष्ट्रवाद क्या होता है? मान लीजिए आप अपने देश में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं कि नहीं? देश की बात छोड़ो, आप लोग अभी देश के बारे में सुनो। आप अपने घर में रह रहे हैं कि नहीं? सबको अपना घर से प्यार है कि नहीं? नहीं है। अगर मान लिया आपका घर में आकर के कोई ईंटा खिसका देगा, तब क्या करोगे? उसको सीधा तलवार निकालोगे, कहाँ है रे हमारा ईंटवा, काहे तुम गिराया रे? अगर मान लिया आपका घर का बाउंड्री है, बाउंड्री अगर कोई आकर के आदमी तोड़ दिया तो सीधा उसका कॉलर पकड़ लीजिएगा, चल बाउंड्री इसको बना, काहे तोड़ा तुमने? क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं करेगा सर, पहले देगा 2-3 झाप, उसके बाद बोलेगा। पहले तो उसको 2-3 झाप दे देगा, लगा देगा, पर उसके बाद बोलेगा कि इसको सही करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने घर से प्रेम है, अपने घर से आपको लगाव है, हैं? समझ में आ रहा बात को? अगर मान लिया जाए आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप है, अगर आपके माँ बाप को किसी ने गाली दे दिया, क्या तुम उसको बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त कर सकते हो? अगर आपके पिताजी को कोई एक लाठी मार दिया, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? हमको तो नहीं लगता कि बर्दाश्त करोगे। पहले उसको पीट लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, है कि नहीं? उसको मारने के लिए तो लाठी डंडा बम पिस्तौल सब निकाल दोगे, साला उसको पहले मारिए देंगे, काहे तुम्हारा? अगर मान लीजिए तुम्हारा घर में भाई है या तो तुम्हारा बहन है, तुम्हारा भाई बहन को किसी ने परेशान किया या तो किसी ने उस पर अत्याचार किया, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। बर्दाश्त करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको अपने भाई बहन माँ से प्रेम है, लगाव है, इसीलिए आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को देश से प्रेम हो जाता है तो देश पर आने वाला हर आंच को वो मतलब उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। देश पर कोई भी आंच आता है उसको मुकाबला करने के लिए तैयार है, समझे कि नहीं? जब हमारे देश में क्रांति की लहर दौड़ रहे थे, उसमें लोगों को देश के प्रति प्रेम आ गया था, और देश के प्रति प्रेम आ जाएगा ना तो याद रखिएगा, आपको मरने से डरने लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मौत आपको आसान लगने लगेगा, हैं? अगर मान लिया जाए आपकी होना ऐसा नहीं हो जिंदगी में, मान लिया आपके लिए कोई पत्नी है, ब्याह शादी हो गया, शादी ब्याह हो गया, आपकी पत्नी को कोई छेड़ दिया, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? तो साला रहेगा, जान से जाएगा, लेकिन इस पर इसको मार लेंगे।
हैं? कहोगे कि नहीं? खून खोल जाएगा आप लोग का। आने तो रुको ना, तुम ज्यादा नहीं, 5 साल इंतजार करो हैं? तो अगर आखियाँ उठा लेके अगर बोले थोड़ा आखियाँ फोड़ देंगे, नजर मत मिलाना, है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उससे आपको प्रेम हो गया है ना? अब जब आपको उससे प्रेम हो जाएगा तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे यहाँ तो दूर की बात है, अगर किसी पत्नी का अगर हो जाता है तो अपने माँ बाप से भी लड़ जाता है। लड़ता कि नहीं लड़ता? 99% लड़का लड़ रहा है, 99% लड़का लड़ जाता है। माँ बाप को छोड़ देगा, पत्नी की बात सुनेगा। क्या है? पत्नी से ज्यादा प्रेम हो गया, माँ बाप का प्रेम फीका पड़ गया। तो कहने का मतलब मेरा यही है, देखिए इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, यानी कि जिसमें आपको देश से प्रेम हो जाएगा। जब आपको देश से प्रेम हो जाएगा, देश से आपको अगर प्रेम हो जाएगा तो आप देश के लिए मर भी सकते हैं। इसमें आपको मरने से डर नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो हम लोग जानेंगे कि किसी भी देश में, यानी कि सबसे पहले ये राष्ट्रवाद की भावना आया कहाँ पर? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पर आया था? यूरोप। कहाँ पर आया था? यूरोप में। यूरोप क्या है? यूरोप एक देश है जिसमें 44 देश है। कितना देश है? 44 देश है। आप समझेंगे सर, यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद आया, तो यूरोप में राष्ट्रवाद एक के बाद 44 देश में आ गया क्या? नहीं, पहले एक देश में आया था, समझे कि नहीं? और वो देश का नाम है फ्रांस। कौन सा देश है नाम? फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहली बार राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। हमारा देश में भी नहीं हुआ था, हमारा देश में तो बाद में हुआ, समझे कि नहीं? हमारा देश में बाद में हुआ, जिसमें पूरा यूरोप में फैल गया। हमारा देश में कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में, 1857 जिसको हम लोग कहते हैं। 1857 में हमारे देश में लोगों को देश के प्रति प्रेम जागा था। देश के प्रति प्रेम नहीं जागा था यहाँ पर तो अपना अपना कहानी के लिए लोग लड़ रहा था। लेकिन फिर भी आजादी की लड़ाई जो 1857 में पहली बार हमारे देश में लड़ी गई थी। तो कहने का मतलब हम लोग को 1800 ईस्वी में देश प्रेम की भावना आई थी लोगों में। लेकिन फ्रांस में जो देश प्रेम की भावना आई थी वो 1700 ईस्वी में आ गया था, 1789 में। कब आया था? 1789 में। कहने का मतलब 1789 में तो देश प्रेम पूरा चरम सीमा पर था। चरम सीमा समझते हैं, माने आखिरी स्टेज पर, आखिरी लड़ाई लड़ रहा था फ्रांस की जनता, आखिरी लड़ाई लड़ रहा था 1789 ईस्वी में। कहने का मतलब इससे पहले भी आया हो? बिल्कुल आया था पहले, बहुत पहले आ गया था, बहुत पहले, समझे कि नहीं? 1789 ईस्वी से बहुत पहले आ गया था। इसमें हुआ क्या था? फ्रांस में क्या हुआ था? इसमें फ्रांस में हुआ यही था कि राजा साहब को मार दिया था। राजा को क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया था, है कि नहीं? बोला कोई राजा वाजा नहीं रहेगा। क्यों सूली पर चढ़ाया था भाई? राजा के पास क्या था? तो राजा यहाँ का निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। निरंकुश, यहाँ का राजा निरंकुश था। निरंकुश राजा होने के कारण इसको सूली पर चढ़ाया गया था, समझे? सूली समझते कि नहीं? किसको कहते हैं? फांसी नहीं रे बाबू, सूली ऐसा रहता है, देखो ऐसा है ना, यहाँ पर एक गोल हॉल रहता था, मतलब छेदा, हॉलों में मुंडिया घुसा देता था, समझे कि नहीं? इसमें मुंडी घुसा देता था। और यहाँ पर एक रहता था, यहाँ पर वो मतलब कांटा जैसा नहीं था, लोहा पत्ती का बना हुआ था, यहाँ पर कांटा रहता था, समझे ना? और इसको लटका हुआ रहता था यहाँ पर, और इसे वो रस्सी यहाँ पर रखता था, और ये रस्सी यहाँ लटका हुआ रहता था, ऊपर में रख करके, और यहाँ पर मुंडिया घुसा कर इसको सीधा गिरा देता, मतलब एकदम उसको बिना तकलीफ का, समझे कि नहीं? लुईस 16 को एसी में काटा था। किसने काटा था? तो वहां की जनता ने काटा पूरी तरह से बेरहमी से। और इसको तो काट भी किया, इसकी पत्नी को भी काट दिया, इसके बच्चा को भी काट दिया। इतना बेरहम मौत मारा था। आपको ये सर इतना डेंजर मौत काहे मारा था? वहां का आदमी निर्दयी था, जला था कि नहीं जला देगा, ये कुछ नहीं मौत, ये तो छोटा मोटा मौत था। इस राजा ने जितना निरंकुश किया था, वहां पर जितना खतरनाक स्थिति पैदा किया था, उसके एवज में कुछ नहीं था, समझे कि नहीं? अब देखो फ्रांस में ऐसा माहौल बना था कब? इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, एक आपका याद रखेगा 1 7 8 9, याद रखेगा ना? फ्रांस में सबसे पहली बार क्रांति इसी समय आया था फ्रांस में। एक कहानी कहने का मतलब 1 रहेगा, तो पहला तो 1 याद रखना, इसके बाद आपको इधर
मैंने लगातार संख्या जिसमें तो आप वही करो सीरियल 7, 8, 9 याद रहेगा ना। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति आई थी, और फ्रांस में जब क्रांति आई थी तो इसी क्रांति का जो सो बीज वहां पर जन्म लिया, यानी कि जन्मने के बाद वो जो क्रांति राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में आया, और यही राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा, और इतना भयानक फैला कि पूरे यूरोप में सब लोग बोल रहा है कि हम लोग राष्ट्रवाद को, मैंने देश के लिए हम लोग मर जाएंगे, चाहे जो हो जाएगा, देश को मारेंगे, मैंने राजा को हटा देना, राजा को हटा करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। और ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं रहा सीमित, एशिया में भी इसका प्रभाव पड़ा, और उसी का जन्म हम लोगों का रिजल्ट है। अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं रहता तो आज हम लोग राजा के अंडर में रहते हम लोग, लेकिन यूरोप एक ऐसा माहौल बनाया यूरोप ने कि पूरी दुनिया में आज राष्ट्रवाद बन गया। कहने का मतलब आज पूरी दुनिया में देश के लिए लोग अपनी जान की बाजी भी लगा रहे हैं। आज भी हमारे देश के लोग जान की बाजी लगा रहे हैं नहीं। बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ रहा है उसको देश से प्रेम हो गया। लोग कहते हैं कि पैसे के लिए लड़ा, नहीं, पैसे के लिए लोग नहीं लड़ा। वो लोग को जब पूछिएगा ना तो वो लोग को बहुत डेंजर स्थितियाँ हैं। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, नहीं कमा सकता, बिल्कुल कमा सकता है, घर में बैठ के भी पैसा कमाया जा सकता है, कमा सकते कि नहीं, लेकिन उसको बॉर्डर पर इसलिए वो लड़ने गया है ताकि उसको देश को बचा पाएगा, उसको देश से प्रेम है, इसीलिए वो बॉर्डर पर लड़ता है। आजकल मूवी में नहीं देखते हैं, पैसा कहीं कुछ रहे अलग सी बात है, लेकिन देश पर आंच आया तब तक देशवासियों ने जान के बाजी लगा। तो इसी को कहते हैं देश प्रेम, राष्ट्रवाद, यही है अपना, समझे कि नहीं। और ये राष्ट्रवाद फ्रांस में कहाँ पर शुरू हुआ, यूरोप में कहाँ पर शुरू हुआ, फ्रांस से। फ्रांस से हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट क्लास में मेरा होगा फ्रांस का राष्ट्रवाद, ठीक है। 40 मिनट का बंद कर दो।